नमस्कार साथियों, ऑनलाइन सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। इस श्रृंखला में हमने बात की है राजस्थान की स्थिति, विस्तार और उत्पत्ति। 2 टॉपिक हमने पिछले वीडियो में है वो देख लिए हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश की बात करेंगे और इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक प्रदेश को कितने भागों में है वो बाँटा गया है। और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस सेशन को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा है वो इस वीडियो में है वो जुड़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस एक नाम आता है हरिमोहन। हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को है वो 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में है वो विभाजित किया है और 1994 में। और कितने भागों में? 4 भागों में। कौन-सा? पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कलर कोड के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है। ये भाग है वो आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और प्रतिशत की अगर बात करें तो ये दोस्तों आता है 61.12% है वो, पूरा का पूरा है वो मरुस्थल यहाँ आता है। और नेक्स्ट ग्रीन कलर में कोड किया हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो ये आता है दोस्तों पूरा का पूरा 9% भाग आता है अरावली का। कितना आता है? 9% भाग। और नेक्स्ट आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये आता है 23% भाग क्षेत्रफल का। और नेक्स्ट आता है हमारा हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती प्रदेश की अगर बात करें तो ये आता है 6.92% यहाँ का ये क्षेत्रफल आता है। तो ये तो थे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का क्षेत्र इन्हें कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। हाड़ौती का पठार। सबसे पहले हरिमोहन सक्सेना, इनसे पहले भी डिवाइस है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को साथ में बांटा था। और ये हरिमोहन लास्ट में अगर बात करें तो हरिमोहन सक्सेना 1949 में है वो 4 भागों में इसे बांटा है। हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बिंदु है वो महत्वपूर्ण आता है। अगर एग्जाम में नाम पूछ ले तो वो आता है हरिमोहन सक्सेना और 1994 की यहाँ बात होती है। और वो प्रदेश आते हैं 4 भाग आते हैं। और उनके बाद हम बात करेंगे इन अलग-अलग एक सारणी बनाएँगे, समझेंगे कि किस-किस क्षेत्र का क्या कौन से जिले आते हैं, इसमें कौन-सी क्या विशेषता है, वो देख लेते हैं। और सबसे पहले इसका वर्गीकरण है वो 4 भागों में आपको बता दिया है। वर्गीकरण 4 भाग। और सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति की। और उत्पत्ति की अगर बात करें और मरुस्थलीय प्रदेश आता है। जब मैंने उत्पत्ति राजस्थान की उत्पत्ति बताई थी तो मैंने बताया था कि मरुस्थल और जो प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड और जो तैतीस सागर के अवशेष के रूप में है वो आते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें तो ये तैतीस सागर का अवशेष के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। तैतीस सागर के अवशेष से है वो इसकी उत्पत्ति होती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो इसकी उत्पत्ति होती है हम दोस्तों गोंडवाना लैंड से। इसकी उत्पत्ति होती है गोंडवाना गोंडवाना लैंड से है वो इसकी उत्पत्ति होती है। और इसमें काल आते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के संदर्भ में है वो क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर बात करें तो ये हमारा छोटा सा राजस्थान है और पूर्वी मैदानी प्रदेश का ये भाग है। तो यहाँ से यमुना निकलती है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम था तो यमुना कुछ इस तरह बहती थी। और जो नदी के साथ जो मिट्टी लाएगी, जलोढ़ मिट्टी के जमाव से ये धीरे-धीरे ये यमुना आगे बढ़ती गई। तो यहाँ का क्षेत्र पूरा का पूरा जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, मिट्टी के जमाव क्षेत्र है। तो अगर इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें, उत्पत्ति के अगर संदर्भ में अगर देखा जाए, तो ये उत्पत्ति है वो गंगा
यमुना नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से है वो निर्मित है। वो पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर बात करें तो ये गंगा यमुना नदियों द्वारा जो लाया गया अवसाद है उसका जमाव होता गया और ये एक मैदान के रूप में बनता गया। और नेक्स्ट बात करते हैं हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो इसकी ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से है वो इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से निर्मित पठार ज्वालामुखी क्रिया से है वो इसका निर्माण होता है। तो ये तो बात थी उत्पत्ति की। सबसे पहले हमने बात की पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति होती है तैतीस सागर से। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से। और नेक्स्ट अगर पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो गंगा यमुना नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उनसे है वो इसकी उत्पत्ति इसका निर्माण होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान की पूर्वी पठार की अगर बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से है वो इसका निर्माण होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 61.11% इसका क्षेत्रफल आता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का 61.11% इसका क्षेत्रफल आता है। उनके बाद अगर बात करें तो 23% भाग आता है इसका पूर्वी मैदानी प्रदेश का है दोस्तों। 23% इसका भाग आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है 9% अरावली पर्वतीय प्रदेश का। कितना आता है? 9%। और ये भी कई बार एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है कि परसेंट के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम या आरोही क्रम की अगर बात करें तो 61.11, 23%, 9%। और अगर हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो 6.89% इसका क्षेत्रफल है वो दोस्तों आता है। ये तो थे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से जिले हैं वो जिले कितने आते हैं। सबसे पहले जिले की अगर बात करें तो 12 जिले आते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में। कितने आते हैं? 12 जिले। और नेक्स्ट अगर बात करें 12 जिलों की अगर बात करें तो इसमें आते हैं 12 जिले। और अरावली प्रदेश की बात करें और पूर्वी मैदानी की बात करें और दक्षिणी पठारी की बात करें तो यहाँ पर आते हैं 4 जिले। कितने आते हैं? 4 जिले यहाँ आते हैं। 4 जिले हैं वो दोस्तों यहाँ आते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की और अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो यहाँ आते हैं 7 जिले। मुख्य 7 जिले आते हैं और नहीं तो 13 जिले यहाँ आते हैं। मुख्य की अगर बात करें तो 7 जिले आते हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ 10 जिले यहाँ आते हैं। 10 जिले यहाँ आते हैं। तो ये जिले हो गई। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 12 जिले आते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के 7 जिले आते हैं। और इस गौण की अगर बात करें तो 13 जिले आते हैं मुख्यतः। ये मुख्यतः की अगर बात करें तो वो 7 जिले आते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्हें याद रखें। मुख्यतः 7 जिले आते हैं। गौण में अगर देखा जाए तो 13 जिले आते हैं। और इसमें पूर्वी 10 जिले आते हैं और इसमें 4 जिले आते हैं। और नेक्स्ट यहाँ जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या इसमें 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। 40% है वो जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ 10% है वो जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ की पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक है और यहाँ 39% है वो 39% जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 11% जनसंख्या है वो निवास करती है। 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये तो हो गया जनसंख्या के संदर्भ में। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। और इनके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 10% है वो जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो यहाँ 39% है वो जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट अगर बात करें हाड़ौती के पठार की तो यहाँ पर 11% है वो जनसंख्या निवास करती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सबसे पहले इसकी जलवायु की अगर बात करें जलवायु तो जलवायु यहाँ आती है शुष्क जलवायु। किसमें दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थलीय में। क्योंकि यहाँ धोरे हैं और धोरों में यहाँ
सबसे ज्यादा ताप होता है, यहाँ पे शुष्क है वो जलवायु रहती हैं। और नेक्स्ट अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ आती है आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु यहाँ आती हैं। और नेक्स्ट पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है। और आर्द्र, आर्द्र यानी आर्द्र, और आर्द्र का एक उप हिस्सा की बात करें तो यहाँ पर उप आर्द्र, उप आर्द्र यानी आर्द्र से थोड़ा अधिक उप आर्द्र यहाँ पर जलवायु होती है। नेक्स्ट अगर बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो यहाँ आती है अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाती है। और नेक्स्ट अगर बात करें मिट्टी की तो कौन कौन सी मिट्टी कौन से भौतिक प्रदेश में है वो अलग अलग पाई जाती हैं। और वो दोस्तों अगर मिट्टी की बात करूं मैं तो मरुस्थलीय प्रदेश में आपको पता होगा कि यहाँ बालुई रेती, बालुई रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी या वन्य मिट्टी आप कह सकते हैं इसे, वन्य मिट्टी, वन्य मिट्टी इसे वन्य मिट्टी इसलिए कहते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, सर्वाधिक वन है वो यहाँ पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वन का विस्तार अगर बात करें तो वो आता है राजस्थान के उदयपुर में। और नेक्स्ट अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो यहाँ पर पर्वतीय और वन्य मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा और यमुना यानी नदियों द्वारा जो भी अवसाद लाए गए वो जालोड मृदा होती हैं, जालोड, जालोड मृदा वो होती है कौन सी दोस्तों, जालोड मृदा। और इसे कहते हैं काचरी मृदा, काचरी मृदा। और नेक्स्ट अगर हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो यहाँ कपासी मिट्टी का पाई जाती है, मुख्यतः काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही दूसरा नाम होता है कपासी मिट्टी, दूसरा नाम क्या होता है, कपासी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कपास का उपजाऊ होता है। और काली मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक कम होती है। तो इसका लो आप स्क्रीनशॉट। और ये तो था एक सारणी के रूप में भौतिक प्रदेश का पूरा निचोड़। सबसे पहले 33 सागर उत्पत्ति, क्षेत्रफल, जिले, जनसंख्या, जलवायु और मिट्टी। अब सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग यानी राजस्थान का मरुस्थल। और इसका कौन कौन कहाँ का विस्तार आता है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले विस्तार आता है, एक तो आता है भारत में और एक आता है दोस्तों पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, भारत में कितना विस्तार आता है और पाकिस्तान में कितना विस्तार आता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 38% भाग पाकिस्तान का आता है, 38% भाग, 38% भाग आता है। कितना आता है दोस्तों, 38% भाग आता है, 38% भाग है वो पाकिस्तान का आता है। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि पाकिस्तान की मरुस्थल का नाम क्या है तो इसका नाम आता है दोस्तों चोलिस्तान, चोलिस्तान, जैसा काम वैसा नाम, क्या नाम आता है, चोलिस्तान। और नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत की मरुस्थल की अगर बात करें तो इसमें भारत का आता है दोस्तों 62% और ये दो भागों में बंटा हुआ है। एक तो आता है दोस्तों राजस्थान का मरुस्थल, एक आता है पंजाब और एक आता है हरियाणा और गुजरात का है वो गुजरात का मरुस्थल। अगर राजस्थान की बात करें तो ये 61.11% आता है, वो मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट अगर पंजाब और इन तीनों की अगर बात करें तो ये 0.99% इसकी प्रतिशत आता है। तो ये तो था भारत का राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार, राजस्थान में पंजाब हरियाणा का मरुस्थल और पाकिस्तान का मरुस्थल और भारत का मरुस्थल। तो ये तो था विस्तार, इसका लो स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट बातें हैं मरुस्थल की, हमारे जो मरुस्थल है इसकी क्या क्या विशेषता आती है। और विशेषता की अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल ये है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला
जनसंख्या वाला विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो दोस्तों आता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो आता है। और जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए, जैव विविधता की अगर दृष्टि से देखा जाए, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न, दृष्टि से जैव विविधता की दृष्टि से ये मरुस्थल है वो संपन्न है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत की महाद्वीपीयता को है वो आकर्षित करता है, यानी भारत की जलवायु है उन्हें ये आकर्षित करता है। आकर्षित है वो करता है। तो ये 3 बिंदु आ गए। और थार की मरुस्थल में प्रमुख नदी की अगर बात करें, थार के मरुस्थल की अगर प्रमुख नदी की बात करें, राजस्थान में थार के मरुस्थल के प्रमुख मरुस्थल की प्रमुख नदी की अगर मैं बात करूं तो वो आती हैं तुम्हारे लूणी नदी। कौन सी आती है दोस्तों? लूणी नदी। और इनके साथ साथ एक चीज और ही आप ऐड कर लें कि अगर मरुस्थल के ढाल की अगर बात करें तो ढाल जो लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र है तो वही ढाल है वो कौन सा होगा दोस्तों? ढाल यहाँ पे आपको जैसे लूणी नदी का ढाल कुछ इस तरह का है, तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी। उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी ये ढाल किसकी है? मरुस्थल की। तो ये एक चीज ऐड नहीं करें, और जो इसको ये कई बार एग्जाम में है वो पूछी जाती है। और नेक्स्ट बात करें तो इस मरुस्थल में, थार की मरुस्थल में है वो वनस्पति की अगर बात करें, मरुस्थल जीरोफाइट या इसे कहते हैं मरुदभिद, मरुदभिद वनस्पति है वो पाई जाती हैं, वनस्पति पाई जाती हैं। मरुद्भिद वनस्पति है वो पाई जाती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर मिट्टी है वो पाई जाती हैं दोस्तों, बालुई, बालुई रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। बालुई रेतीली मिट्टी है वो मिट्टी पाई जाती हैं। तो ये तो दोस्तों थी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता। तो सबसे पहले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है वो आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है, और राजस्थान में ये महाद्वीपीयता यानी जलवायु को आकर्षित करता है। जो वर्षा जल होता है इसको ये आकर्षित करता है जलवायु के संदर्भ में। और धार के मरुस्थल की जो प्रमुख नदी आती है तो ये लूणी नदी है, और इसका ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर इसका ढाल आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें थार के मरुस्थल में जीरोफाइट और मरुद्भिद वनस्पति है वो पाई जाती है। और नेक्स्ट मिट्टी, बालुई रेतुली मिट्टी इसमें है वो मरुस्थल में पाई जाती है। तो ये तो था कुछ विशेषता। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थल का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में है वो बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल है वो 2 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सरलता हेतु इसे 2 भागों में बांटा गया है। और सबसे पहला आता है सूक्ष्म मरुस्थल। सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा आता है दोस्तों? सूक्ष्म मरुस्थल। और सूक्ष्म मरुस्थल का विस्तार अगर देखा जाए तो आता है, तो सूक्ष्म मरुस्थल का ये जो विस्तार है, तो ये जो विस्तार है ये आता है सूक्ष्म मरुस्थल के सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। और नेक्स्ट अगर डिवाइडेशन देखा जाए तो एक आता है अर्ध सूक्ष्म, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, अर्ध सूक्ष्म, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल है वो 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। 2 भागों में इसका दोस्तों वर्गीकरण है वो किया गया है। सबसे पहले इसे देखते हैं कि इनका वर्गीकरण है। हमने सबसे पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जो ये मरुस्थलीय भाग हैं
तो इस मरुस्थलीय भाग में अगर देखा जाए तो ये भाग और इस भाग को कहते हैं 25 सेमी वर्षा रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? 25 सेमी वर्षा रेखा। तो इसमें ये बात आप ऐड करें कि 25 सेमी वर्षा रेखा हो पश्चिमी मरुस्थलीय को दो भागों में डिवाइडेशन करती हैं और एक भाग आता है दोस्तों सूक्ष्म मरुस्थल। कौन सा आता है? सूक्ष्म मरुस्थल। और सेकंड अगर बात करें तो ये आता है अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल की यहाँ बात होती है। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल की अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल की यहाँ बात होती है। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल की यहाँ बात होती है। तो ये दो चीजें समझे कि सूक्ष्म मरुस्थल और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वो आती है दोस्तों 25 सेमी समवर्षा रेखा। और यहाँ की वर्षा की अगर बात करें तो 0 से 25 सेमी और ये आती है 25 से 50 सेमी। 25 से 50 सेमी, 25 से 50 सेमी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्षा रेखा और है। उन वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेमी वर्षा रेखा। और 50 सेमी वर्षा रेखा के जो उत्तरी भाग हैं उन्हें 50 से कम वर्षा होती है। यहाँ 50 से कम वर्षा होती है और जो ये भाग हैं यहाँ पर 50 से अधिक वर्षा होती है। 50 से अधिक वर्षा होती है। तो ये चीजें इसके संदर्भ में है, वो इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें आप याद रखें। और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म की। यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग लगाएं सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। और सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में एक पॉइंट लिखें कि 25 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती हैं। दो भागों में बांटती हैं। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में है वो मरुस्थल को बांटती हैं। और दो भाग कौन कौन से? एक तो आता है सूक्ष्म मरुस्थल, सूक्ष्म मरुस्थल, और एक आता है दोस्तों अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। कैसे? वो आप मैप के ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ऐसा का ऐसा मैप बना लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें हैं वो समझ में आ जाए। चीजें देखो मैप बना के समझेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। और ये है 25 सेमी वर्षा रेखा और जो ये भाग है वो आता है सूक्ष्म, और ये 2 नंबर का भाग है इन्हें कहते हैं अर्ध सूक्ष्म प्रदेश। और सूक्ष्म प्रदेश का विस्तार की अगर बात करें तो वो आता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर। पश्चिमी जोधपुर कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर, जो कि मैंने आपको बताया था कि जोधपुर का पश्चिमी भाग है वो इस मरुस्थल में आता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। और अब सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं तो इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से भाग आते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म मरुस्थल के? और इनके दो भाग आते हैं दोस्तों। एक तो आता है दोस्तों बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आता है। और सेकंड की अगर बात करें तो वो आता है दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसमें दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि एक तो आता है युक्त प्रदेश और एक आता है मुक्त। युक्त का मतलब उसमें बालू का स्तूप है और बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में है और सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की तो मुक्त प्रदेश है और वो है तुम्हारे 41.50%। और युक्त की बात करें तो ये आता है 58.50%। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में 58.50% आता है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है 41.50% आता है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे
इन दो सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश के दो भाग आते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और इनका दोस्तों भाग कितना बताया मैंने 41.50%। अब सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारे पास कि बालू का स्तूप दोस्तों होते क्या है, बालू का स्तूप होते क्या है। तो बालू का स्तूप की अगर मैं बात करूं, बालू का स्तूप दोस्तों होते क्या है, बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप की परिभाषा लिखें आप। जब जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, मिट्टी का निक्षेपण होता है, तो बनने वाली स्थलाकृति, तो बनने वाली जो स्थला आकृति होती है, स्थला आकृति को हम कहते हैं बालू का स्तूप। स्थला आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, बालू का स्तूप कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई दोस्तों, ये चीजें सब याद करनी पड़ेगी और समझ की याद करनी पड़ेगी आपको। बालू का स्तूप किसे कहते हैं, ये परिभाषा मैंने आपको बता दी कि बालू का स्तूप जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, निक्षेपण का मतलब ये पवन चल रही है, इसे मिट्टी उड़ा के एक बालू का स्तूप, यानी ये बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। और ये एक स्थला आकृति बनी, यानी स्थल पे कोई आकृति बन जाती है, ये जैसे धोरा बन जाता है, धरियन बन जाता है, तो इस आकृति को ही हम कहते हैं बालू का स्तूप। आई होप आज चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और मुक्त प्रदेश की अगर बात करें तो ये है शुष्क क्षेत्र, इसमें आता है यहाँ का भाग, ये मुक्त प्रदेश। और इसमें एक नाम आता है दोस्तों हमादा, और ये हमादा की अगर बात करें, हमादा की अगर दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों आता है एक पथरीली मरुस्थलीय ये पथरीली मिट्टी आती है, या चट्टानी मिट्टी कह दो आप, चट्टानी मिट्टी। और यहाँ पर है वो तापमान सर्वाधिक आता है, और यहाँ जलवायु मैंने आपको बताई कि 25 सेमी सम वर्षा रेखा, यहाँ 0 से 25 सेमी। और जहाँ वर्षा सबसे कम होती है वो आता है सम क्षेत्र, जहाँ 0 से 10 सेमी वर्षा रेखा होती है। और वर्षा रेखा की यहाँ बात आती है तो एक चीज यहाँ और बता दूं आपको कि यहाँ पर दोस्तों एक वर्षा रेखा निकलती है जो 10 सेमी सम वर्षा रेखा, और राजस्थान के एक जिले से निकलती है जिस जिले का नाम आता है जैसलमेर। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है और कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन्हें आप याद रखें। यानी 10 सेमी वर्षा रेखा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के एक जिले से निकलती है, वो है जैसलमेर। कौन सा जिला, जैसलमेर। यहाँ तक। और यहाँ पर आता है हामदा, हामदा का मतलब मरुस्थलीय चट्टानी मिट्टी, और ये आता है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर अगर बात करें तो जैसलमेर की पोखरण, और यहाँ बालोतरा, और यहाँ जोधपुर, तो ये भाग हैं, जोधपुर ये भाग हैं। इन भाग में जो भी आता है ये पूरा का पूरा ये मरुस्थल है, यहाँ पर ये मरुस्थलीय चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कर दो जोधपुर यार, ऊपर कर दो ताकि आपको ये चीजें समझ आ सके। जैसे जोधपुर का भाग आता है दोस्तों, जोधपुर में आता है फलोदी। कौन सा आता है दोस्तों, फलोदी। और यहाँ आता है बालोतरा, बालोतरा कहाँ आता है दोस्तों, बाड़मेर में या बाड़मेर नीचे है तो ये सही रहेगा। और यहाँ पर इसके आसपास जो भी है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और इसे कहते हैं अवशिष्ट पहाड़ियां। क्या कहते हैं दोस्तों, अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां। और यहाँ पर अक्षय ऊर्जा निगम, एक बात आप यहाँ नोट करें, यहाँ पर अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा एक चीज का निर्माण किया गया। किसका दोस्तों, चीज का निर्माण किया गया, SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन इनका नाम आता है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। और ये किसके अंडर में काम करता है दोस्तों, वो नाम आता है अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम। तो यहाँ पर है वो ये सीज की स्थापना है वो की गई है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नाम आता है दुर्ग, नाम आता है दोस्तों दुर्ग। और दुर्ग का मतलब जो मरुस्थल और ये चट्टानी
मरुस्थल और चट्टानी, जो मरुस्थल होता है इसका जो मिश्रण होता है उन्हें हम कहते हैं दुर्ग या रैग। मिश्रण मरुस्थल कौन सा आता है दोस्तों? मिश्रण मरुस्थल की यहाँ बात होती है। और नेक्स्ट आता है एक दोस्तों रैग, और ये भी एक मरुस्थलीय मिश्रण मरुस्थलीय होता है। और नेक्स्ट अगर दुर्ग की बात करें तो ये संपूर्ण मरुस्थल में पाई जाता है, संपूर्ण मरुस्थल में है वो ये पाया जाता है, संपूर्ण मरुस्थल में है ये पाया जाता है, संपूर्ण मरुस्थल में ये पाया जाता है दुर्ग, संपूर्ण मरुस्थल में दोस्तों पाया जाता है। तो ये तो था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसकी परसेंटेज बात करें तो 41.50% इसका प्रतिशत आता है। और इसमें एक हमदा आता है, जो हमदे का मतलब होता है मरुस्थलीय चट्टानी मिट्टी, और यहाँ पर एक सीज की निर्माण की गई है अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा, और इसका मतलब होता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। और ये अक्षय ऊर्जा निगम के संदर्भ में आता है या अंडर में आता है। और यहाँ पर दुर्ग और रैग की बात करें तो ये रैग मिश्रित मरुस्थल है, और दुर्ग है वो संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ऊर्जा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। किसकी? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। तो हमारा हेडिंग लगाओ सेकंड, और ये था दोस्तों फर्स्ट। सेकंड हेडिंग लगाओ बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और ये आता है तुम्हारे 58.50%। कितना आता है दोस्तों? 58.50% आता है। बालू का स्तूप की मैंने परिभाषा आपको बता दी कि जब पवन का निक्षेपण होता है और उसमें बनने वाली जो स्थला आकृति होती है, इन्हें हम कहते हैं क्या? बालू का स्तूप कहते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इस बालू का स्तूप में सबसे पहले नाम आता है अनुदैर्य, अनु अनुदैर्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। नाम क्या आता है दोस्तों? अनुदैर्य बालू का स्तूप, अनुदैर्य बालू का स्तूप नाम आता है। और अनुदैर्य बालू का स्तूप की अगर बात करें, अनुदैर्य बालू का स्तूप की अगर बात करें तो वो आता है दोस्तों पवन के समांतर, पवन के समांतर बनने वाले, पवन के समांतर या अनुदिश कह दो आप, अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप। टेक्निकल टीम थोड़ा कंप्यूटर है वो सही करे। और अगर यहाँ बात करें पवन की दिशा, पवन की दिशा, ये तो पवन की दिशा है, और इसके समांतर या अनुदिश, यानी ये समांतर बन रहे हैं बालू का स्तूप, तो इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? समांतर। और इन्हें क्या कहेंगे? अनुदैर्य, अनु अनुदैर्य बालू का स्तूप इन्हें कहेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नाम आता है अनुप्रस्थ का, एक बालू का स्तूप का नाम आता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की अगर बात करें तो ये तो पवन के समांतर या अनुदिश बन रहा था, और अनुप्रस्थ में है वो समकोण में बनेगा। किसमें बनेगा दोस्तों? समकोण में, समकोण में बनने वाला बालू का स्तूप, समकोण में बनने वाला बालू का स्तूप को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ। देखिए कैसे बनता है, जैसे यह पवन की दिशा है, पवन की दिशा, और इनके है वो समकोण में जो बालू का स्तूप बनेंगे, इन्हें क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नाम आता है नेक्स्ट आता है दोस्तों तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप। और तारानुमा बालू का स्तूप की बात करें तो वो कुछ इस तरह का बनता है, तारानुमा बालू का स्तूप, पवन की दिशा। और ये सौरदी की अगर बात करें
सौरोदिक, तो ये बनता है सूरतगढ़, सूरतगढ़, और ये आता है गंगानगर में, और मोहनगढ़, मोहनगढ़, और ये आता है दोस्तों, मोहनगढ़ कहाँ आता है दोस्तों? जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो ये कहीं बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम, पिछले एग्जाम थे, इसमें ये सर्वाधिक भालू स्तूप के बारे में है वो पूछा गया था। और नेक्स्ट अगर बात करें सीप की, नाम आता है सीप, और सीप की अगर बात करें तो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप बनते हैं पवन की दिशा में, जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं, और इसमें जब ये अर्धचंद्राकार बनते हैं तो पवन की दिशा, यहाँ से जब पवन की दिशा आती है तो इसका एक भाग है वो लंबा चला जाता है, ऐसे लंबा चला जाता है, और इन्हें हम कहते हैं सीप। क्या कहते हैं दोस्तों? सीप कहते हैं। ये चीजें आप समझे, दिल और दिमाग खुला रखे, इस चीजों को समझे, ताकि आपको ये चीजें सभी की सभी क्लियर हो जाए, सभी की सभी दोस्तों क्लियर हो जाएं। एक आता है नाम पैराबोलिक, क्या आता है नाम दोस्तों? पैराबोलिक, पैराबोलिक, और ये पैराबोलिक है वो संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में है वो पाए जाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में है वो पाए जाते हैं। और अगर बात करें सब्र कफीस की, एक नाम आता है सब्र कफीस, सब्र, एक नाम आता है दोस्तों सब्र काफीज। और सब्र काफीज की अगर बात करें तो राजस्थान की मरुस्थल है, उस मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, मरुस्थल है और मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियां, और इसमें है वो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, और इन झाड़ियों के सहारे जो स्थला आकृति बनती है, इन झाड़ियों के सहारे जो स्थला आकृति बनती है, स्थला आकृति किसकी दोस्तों? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, और इन्हें कहते हैं दोस्तों सब्र काफीज, इन्हें कहते हैं। तो इनकी परिभाषा की अगर बात करें, छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे, सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्र कफरीज बालू का स्तूप कहलाते हैं। अब दो पॉइंट यहाँ पे नोट लगा के लिखो। एक तो बात करते हैं सौरदिक बालू का स्तूप की, अगर बात करें सौरदिक बालू का स्तूप की, सौरदिक बालू का स्तूप की अगर बात करें तो ये तो है जैसलमेर में, कहां पर? जैसलमेर में है, सौरदिक बालू का स्तूप है वो पाया जाता है। और नगर अगर बात करें सभी प्रकार के, सभी प्रकार के बालू का स्तूप की अगर बात करें तो ये आता है दोस्तों जोधपुर में, कहाँ आता है दोस्तों? जोधपुर में आता है। सौरदिक बालू का स्तूप की अगर बात करें तो ये तो आता है जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप आते हैं जोधपुर में। तो ये चीजें आपको है वो याद करनी पड़ेगी, ये चीजें आपको याद है वो करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट कुछ शब्दावली आती हैं, नेक्स्ट कुछ शब्दावली आती हैं जिसे कहते हैं, एक नाम आता है प्लाया झील। आपके लिए बढ़िया पीपीटी बना के लाया हूं, इसमें एक भी चीज है वो पीछे नहीं छूटेगी। कि रहा रहा से पूछ रहे हो कि रहा गिर कहाँ तक जाएगा, और दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, खांच डोर और साध निशाना, और बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्लाया झील की, और प्लाया झील की अगर बात करें तो वो क्या होती है? वो प्लाया झील होती हैं दो बालू का स्तूप। एक अच्छे से समझे यहाँ पे, जैसे मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ कि दो बालू का स्तूप होते हैं, ये बालू का स्तूप होते हैं, इन्हें बालू का स्तूप। और जब वर्षा होती है तो इसके बीच है वो वर्षा का जल है वो एकत्रित है वो यहाँ हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें बनने वाली ये झील होती है छोटी सी, यानी जल का एक एकत्रित होती है, तो यहाँ एक झील नुमा एक आकृति बन जाती है, और उन्हें कहते हैं प्लाया झील। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाया झील। यानी कुछ किताबों में अलग अलग परिभाषा दी गई होगी, मैंने एक डायग्राम से के साथ मैंने आपको ये चीजें समझा दी होगी। बस इतना ही इसमें है कि दो बालू का स्तूप के मध्य एकत्रित जल है वो प्लाया झील कहलाती हैं। दो बालू का स्तूप है,
और इनमें जो एकत्रित जल होता है इन्हें तो कहते हैं प्लायझील। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लायझील। और किन और मरुस्थल में ज्यादा पानी है वो नहीं रहता है, और नहीं रहने के कारण यहाँ कहीं दलदली भूमि हो जाती है, और दलदली भूमि को कहते हैं रन रन या टाट कहते हैं। दलदली भूमि को क्या कहते हैं? रन या टाट। और उनके बाद ये भूमि है वो सूख जाती है, और सूखने के बाद जो मैदान बनता है उन मैदान को कहते हैं बालसन, मैदान भाग। कौन सा मैदानी? जो यहाँ जल इकट्ठा हुआ और इसका जो मैदान बनता है सूख के, वहां है वो इन्हें कहते हैं बालसन। और इस मैदान में जो खेती की जाती है उसे कहते हैं खाड़ीन कृषि। और ये खाड़ीन कृषि कौन करता है दोस्तों? अगर पूछ ले आपको कि खाड़ीन कृषि है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये पालीवाल पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये खाड़ीन कृषि की जाती है। और सर्वाधिक अगर खाड़ीन कृषि की बात करें तो वो जिला आता है जैसलमेर। कौन सा आता है दोस्तों? जैसलमेर जिला आता है। सर्वाधिक कृषि खाड़ीन कृषि वाला जिला आता है जैसलमेर। तो ये चीज आ गई समझ में आपको कि खाड़ीन कृषि में प्लाय झील में है वो दो बालू का स्तूप के मध्य जो जल इकट्ठा होता है उन्हें तो क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। और रन की अगर बात करें तो यहाँ दलदली भूमि है, और इन दलदली भूमि को रन या टाट कहते हैं। और इनके बाद ये मैदान के रूप में सूख जाता है और ये मैदान बन जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं दोस्तों बालसन। और बालसन के बाद आता है खाड़ीन कृषि। और खाड़ीन की अगर बात करें तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर इस मैदान बालसन में है वो इन बालसन में कृषि की जाती है, और ये कृषि सर्वाधिक की जाती है जैसलमेर। किसमें की जाती है? जैसलमेर में की जाती है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। कुछ शब्दावली है कि लाठी सीरीज क्या है? क्या है दोस्तों? लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में एक भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भीय क्या दोस्तों? जल पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी आती है। और ये दोस्तों आती है पोखरण। पोखरण से आती है मोहनगढ़। मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य, जैसलमेर के मध्य ये भूगर्भीय जल पट्टी आती है। भूगर्भीय जल पट्टी आती है। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये थार के मरुस्थल के घड़े के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एक नलकूप बना हुआ है, इनके ऊपर एक नलकूप भी बना हुआ है दोस्तों। और इन्हें कहते हैं चांदना चांदन नलकूप। नलकूप। और इन्हें क्या कहते हैं? थार का घड़ा। थार का घड़ा इन्हें कहते हैं, थार का घड़ा। और नेक्स्ट अगर बात करें लाठी सीरीज की या भूगर्भीय जल पट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों गोडवाना पक्षी की शरण स्थली आती है। गोडावाड़ पक्षी की शरण स्थली के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ इसकी आश्रय स्थली के बाद यहाँ बात की जाती है। तो ये तीन चीजें हैं, इनके संदर्भ में आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट अगर लू की अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लू। और लू की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं। कौन सी दोस्तों? गर्म और शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। और लू के संदर्भ में आप एक चीज याद रखें कि लू हमेशा तापमान को बढ़ाती हैं। और अगर बात करें आंधी की, लू के संदर्भ में एक बात याद रखें कि आंधी हमेशा तापमान को गिराती है। आंधी में नरम हवाएं होती हैं और इसमें है वो गर्म हवाएं होती हैं। उसमें नमी युक्त हवाएं होती हैं और इसमें गर्मी होती है। और नेक्स्ट बात करें आकलवुड फॉसिल पार्क स्थिति की अगर बात करें तो ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और यहाँ पर विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर दोस्तों? लकड़ी के अवशेष
लकड़ी के अवशेष हैं वो यहाँ पर लकड़ी के अवशेष मिलते हैं। लकड़ी के अवशेष दोस्तों कहाँ पर मिलते हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है और यहाँ पर विश्व में प्राचीन लकड़ी के है वो अवशेष मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें नकलिस्तान और मरु उद्यान, ये क्या चीजें हैं? नकलिस्तान और मरु उद्यान की बात करें, नकलिस्तान और मरु उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों है वो जैसे मरुस्थल में मरुस्थल में झीलों के पास या किनारे पर, यानी जैसे मरुस्थल में एक झील है और झील के पास ये पूरी की पूरी नमी युक्त भूमि होती है और यहाँ पर पेड़ पौधे या हरे घास है वो यहाँ पर उग जाता है और इन हरे घास को नकलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। यानी आज आपको चीज ये समझ में आ गई होगी कि जो झील होती है मरुस्थल में, रेतली भाग में जो झील होती है और झील के आसपास जहाँ पर पानी है वो आर्द्र भूमि के रूप में पानी होता है, यहाँ पर पौधे है वो यहाँ उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नकलिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखो मरुस्थल में झीलों के पास हरे भरे पौधों का उगना क्या कहलाता है? नकलिस्तान क्या कहलाता है? नकलिस्तान कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ पे विथ डायग्राम के साथ समझ लेंगे। हरे हरे पौधे। और नेक्स्ट अगर बात करें धोरे धोरे लहरदार बालू का स्तूप लिख दो आप, बालू का स्तूप। और सौरदी के धोरे कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। और जैसलमेर को धोरों का जिला भी कहते हैं। और धरियन की अगर बात करें तो लहरदार गतिशील बालू का स्तूप। और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? धरियन। और धोरे और धरियन की अगर बात करें तो ये राजस्थान पुलिस में ये धोरे और धरियन के संदर्भ में है वो पूछा गया है और मेरे पेपर में भी ये धरियन शब्द है वो आया था। तो और नेक्स्ट हम बात करेंगे पीवड़ा क्या है। पीवड़ा आप सभी जानते हैं क्या है। और पीवड़े की अगर बात करें तो ये सांप की प्रजाति है, एक सांप की प्रजाति है, सांप की प्रजाति है। और ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कहाँ? सम में। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हरे रंग का होता है या नीले रंग का होता है? नीले रंग का होता है। और ये है वो पीवण सांप है वो डंक नहीं मारता है, वो अपने श्वासों को रोक देता है। जो जैसे जहाँ पर फौजी होते हैं इसके बचने के लिए बड़े बड़े है वो यहाँ उपाय करते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मारच की अगर बात करें तो जो धोरे और धरियन की हमने बात की थी, धोरे और धरियन की बात की थी, तो ये मरुस्थल का मारच है वो पवन की दिशा में जो ये बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। और ये पवन के साथ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, यानी पवन की दिशा के साथ ये गतिशील होते हैं। धरियन धरियन है वो मैंने आपको बताया कि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं वो पवन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और इसका विस्तार है वो हरियाणा तक जाता है। विस्तार की अगर बात करें तो ये विस्तार है वो हरियाणा तक है, इसका विस्तार है वो हरियाणा तक है। और नेक्स्ट अगर मरुस्थल की सर्वाधिक अगर उत्तरदायी है तो वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। सर्वाधिक उत्तरदायी की अगर बात करें तो वो आता है दोस्तों पैराबोलिक। सर्वाधिक उत्तरदायी की अगर बात करें तो ये आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा आता है दोस्तों? पैराबोलिक बालू का स्तूप आता है। और इसका विस्तार है वो जैसे हरियाणा। और ये पवन की दिशा में बालू का स्तूप कहाँ तक जाते हैं? हरियाणा तक इसका बालू का स्तूप का है वो विस्तार आता है। तो ये तो थी कुछ शब्दावली। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश की।
पहले हमने शुष्क प्रदेश पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ 25 सेमी वर्षा रेखा है और यहाँ पर बालू का युक्त और मुक्त प्रदेश आते हैं। इसमें युक्त में अगर बात करें, मुक्त में अगर बात करें तो उसमें हमदा की बात की, शीज की बात की उसमें, और नेक्स्ट अगर बालू का स्तूपों की अगर बात की तो उसमें अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और पैराबोलिक तारा युक्त, और उनके बाद इसमें शब्दावली की बात की, प्लाया, रन, खाड़ीन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ध सूक्ष्म पर्वतीय प्रदेश, अर्ध सूक्ष्म पर्वतीय प्रदेश। और अर्ध सूक्ष्म पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें, ये तो था हमारा मरुस्थल, और मरुस्थल में 25 सेमी वर्षा रेखा को बांटा था। और इसमें सबसे पहले एक नंबर पे आता है दोस्तों घग्गर प्रदेश। नाम क्या आता है दोस्तों? घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। और ये आता है नंबर 1 पर। इसका ये वर्गीकरण बता रहा हूं मैं आपको। और नेक्स्ट आता है दोस्तों शेखावटी प्रदेश। कौन सा आता है? शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। और नेक्स्ट 3 नंबर पे आएगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि की यहाँ बात होती है। और नेक्स्ट अगर बात करें 4 नंबर पे, तो यहाँ आता है दोस्तों गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश। और या इन्हें कहते हैं लूणी बेसिन। क्या कहते हैं दोस्तों? लूणी बेसिन, क्योंकि यहाँ लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। तो ये 4 भाग हो गए। 1 नंबर घग्गर प्रदेश, 2 नंबर शेखावटी प्रदेश, और 3 नंबर आता है तुम्हारे नागौरी उच्च भूमि। और नेक्स्ट आता है गोडवार प्रदेश, यानी यहाँ गोडवार जाति निवास करती थी। और यहाँ इसलिए कहते हैं लूणी बेसिन है। लूणी बेसिन का मतलब यहाँ लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र था। आई होप इनके चारों के चारों भाग आपको समझ आ गए होंगे। सबसे पहले बात करेंगे घग्गर प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? घग्गर प्रदेश की। उनसे पहले घग्गर प्रदेश की, आज का टाइम है वो आउट हो चुका है। हम बात करेंगे अगले वीडियो में इन अर्ध सूक्ष्म प्रदेश की, जो भी ये प्रदेश की विस्तार से डिटेल्स है वो चर्चा करेंगे। आई होप आप चीज आज जो भी पढ़ाया आपको, ये चीजें आपने आपको ये वो समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, बस नोट्स बनाते रहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।